2026 में क्या सर हम आकांक्षा देख सकते हैं फिर से? मुझे अगर बाहर के कोई बच्चा बोलता है कि ये आकांक्षा क्यों नहीं हो रही तो मुझे डर लगने लगता है। मेरे लिए सबसे ऊपर संस्था है। सर जो कॉलेज हॉस्टल्स हैं उसमें जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है बच्चों के बार बार उस पर क्वेश्चंस होते हैं, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं वॉशरूम साफ़ नहीं है। इस बारे में भी मैं अब इसको फेलियर को स्वीकार करता हूँ कि हमारी फेलियर है। आज हमारे साथ एक ऐसे लीडर जुड़े हैं जिन्हें हम सिर्फ एक डायरेक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक विजनरी मेंटर के रूप में देखते हैं। डॉक्टर प्रतोष बंसल, डायरेक्टर IETDAVV। सर का 25 years प्लस का एक्सपीरियंस इन अकेडमिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉर्पोरेट लीडरशिप इज अ गाइड बुक टू whoever wants to learn and grow further. Sir has pursued his Bachelor's of Engineering in Mechanical branch and completed 2 Masters in Computer Science and Energy Management, rounding it all up with a PhD in Computer Engineering. Sir का journey itself is a true example of what true interdisciplinary thinking looks like. सर आपकी जर्नी जितनी इंस्पायरिंग है उतना ही क्यूरियस भी बनाती है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। आपकी अर्ली लाइफ एंड स्कूलिंग कैसी थी सर? उशिज, मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी और बहुत मैंने एंजॉय किया उस लाइफ को और बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। बहुत बार उसके बारे में सोच के नॉस्टैल्जिक फील भी होता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जितना अच्छा समय स्कूल में निकला, कॉलेज की तुलना में ज़्यादा अच्छा समय स्कूल में निकला। हालांकि कॉलेज में और निकलना चाहिए था, जो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने उस टाइम को बहुत और इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगेन इट्स लर्निंग। और स्कूल तो मेरा जबलपुर में जो था बहुत अच्छा रहा, अच्छे स्कूल से पढ़ा और उसकी बहुत अच्छी मेमोरीज है। सर आपने बोला कि आपके बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी। कैन डू यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग पर्टिकुलर मेमोरी? अलग है, जैसे जब प्री प्राइमरी स्कूल में था तो वहाँ की एक मेमोरी अभी भी बहुत अच्छे से ऐसी जहन बसी हुई है कि हमारी जो क्लास टीचर होती थी वो हमको दीदी बोलते थे और वही हमको फिर क्लास 2 से 5वीं तक वही पढ़ाती थी, वही हमारी क्लास टीचर भी रहती थी। तो उनके साथ एक रिलेशनशिप जो बन जाती थी, ऐसे मदरली एक कनेक्टिविटी हो जाती थी उनसे। तो एक बार किसी बात पर उनने मुझे डांट दिया, तो उनने डांटा तो मुझे थोड़ा बुरा लग गया कि उनने मुझे क्यों डांटा। ये 5वीं से पहले की बात है, 3री 4थी की बात होगी। तो मैडम को, दीदी को समझ में आ गया कि मुझे बुरा लग रहा है, तो उनने मनाने के लिए उनने मुझे गोद में बैठा लिया और फिर क्लास में पढ़ाया उन्हें। तो वो पूरी क्लास को पढ़ा रही है और मैं उनकी गोद में बैठा हुआ। तो ये एक अपने आप ऐसी मेमोरी है कि जो बहुत बहुत हार्ट को टच करती है और अपने आप में बहुत अच्छी मेमोरीज देती है। तो सर कैन वी से कि आपके फर्स्ट मेंटर वाज आपकी क्लास 2nd की टीचर? हाँ, मेंटर थी वो उनसे हम लोग को बहुत अफेक्शन मिलता था। पूरी दीदी नाम है, विमलपुरी नाम था उनका, और उनको हम मतलब बहुत मिस करते थे। पहले बाद में भी बहुत मिस किया हमने उनको। सर सेकंड आई विल मूव ऑन टू आपका कॉलेज का लाइफ। आपने बोला कि आपने उसको सही से यूटिलाइज नहीं करा, लाइक कैन यू एक्सपैंड ऑन इट? हाँ, मुझे लगता है कि उसको यूटिलाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज जो बैरियर आया था लाइफ में। क्या हुआ था कि हिंदी मीडियम से पढ़ के पहुंचे थे इंग्लिश मीडियम में, और वो जो बैरियर था वो हम उसको ठीक ढंग से उसको ओवरकम नहीं कर पाए। तो 1 साल जो था वो काफ़ी मुश्किल में गया इस सेंस में कि हम जब इंग्लिश ही पढ़ रहे थे। एक्चुअली जब मैं सपोज आई वाज स्टडिंग, अब कहना चाहिए कि कुछ सिविल का सब्जेक्ट है, बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ रहे हैं। सो आई वाज नॉट लर्निंग बिल्डिंग मटेरियल्स, एक्चुअली आई वाज लर्निंग इंग्लिश। तो वो थोड़ा सा टाइम जो था वो और अच्छा निकल सकता था, मुझे लगा कि वो और होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जब आप एक बहुत ऐसे फ्रीडम वाले माहौल में आ जाते हो तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि आप उस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई उस समय को बहुत ख़राब किया, लेकिन मुझे लगता था कि शायद मैं उसको और बेहतर बना सकता था। फिर बाद में जब मैंने उन कमियों को देखा तो फिर मैंने आने वाले समय को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करा। फिर मुझे लगा कि वो समय जो मैं मिस कर गया वहाँ पर, उसको मैं अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में मैं उसको कंपनसेट करूंगा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल। सर ये कंपनसेशन और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना इज अ क्वालिटी ऑफ एन इंजीनियर। तो आपको कौन से पॉइंट ऑफ टाइम इन योर करियर हैव यू फेल्ट कि आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहिए था? देखिए, हम मतलब जिस समय के हम लोग हैं उस समय भारत में 2 ही फील्ड होती थी, एक इंजीनियरिंग होती थी, दूसरी मेडिकल होती थी। तो इंजीनियरिंग मैंने चूज़ इसलिए की क्योंकि मुझे मेडिकल में नहीं जाना था। तो मेरे पास वही ऑप्शन था कि मेरे पास कि अब इंजीनियरिंग ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि मेरे फादर खुद डॉक्टर हैं और
लेकिन वो भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी नहीं थी और मैं जब वो ड्राइंग्स वगैरह बनती थी, लैब के मैनुअल्स वगैरह बनाते थे हम, तो मैं वो ठीक ढंग से ड्रॉ नहीं कर पाता था। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत शेकी हुआ कि मैं वो पता नहीं उसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा ये कि उसकी जो टर्म्स थी, उन टर्म्स, मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर डॉक्टर है, उनको पढ़ते हुए देख रहा था मैं, तो जो जो टर्म्स हैं जो उस समय याद करी जाती थी, वो भी मैं शायद ठीक से, मुझे लगता था कि मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इस तरह से मेडिकल में नहीं गया। तो चॉइस जो थी वो एक्सेप्टेंस वाली नहीं थी, वो एलिमिनेशन जैसी थी कि मेडिकल में नहीं जाना है इसलिए इंजीनियरिंग में चले गए। But sir, that is a like wonderful field that you have chosen, like starting from an elimination point and to being the director of an institute this big is a great feat. Sir, I would like to ask about one thing. इसमें छोटा सा डिटेल था सर, if अगर जैसे आपने बोला कि आप ड्राइंग को आपको दिक्कत आती थी, तो फिर इंजीनियरिंग में भी तो देयर इज मल्टीपल एस्पेक्ट्स जहां अपन ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक स्ट्रक्चर है, वो सिस्टमेटिक है, इट्स कैलकुलेशन बेसिकली। You just like you're drawing a graph. If you do something in a mathematical manner, आप आराम से ड्राइंग बन जाती है, वो चैलेंजेस नहीं है। लेकिन वो वहाँ पर वो आपको फ्लावर ड्रॉ करना है, आपको स्पीसीज ड्रॉ करना है, तो वो थोड़ा सा उसका एक आर्टिस्टिक वो चाहिए होता है, और वो शायद मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैं नहीं कर पाया, इसलिए फिर मैं गया भी नहीं। बट इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने बहुत इन्जॉय करी, वो बहुत अच्छे से इन्जॉय करी। इंजीनियरिंग ड्राइंग, मशीन ड्राइंग, रात रात बैठ के बनाते थे ड्राइंग शीट्स, तो वो अच्छे से एंजॉय। हाँ, क्योंकि सर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ड्राइंग तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, ऐसे ही रहता है कि स्टैटिस्टिक्स और ये जो पूरा ड्राइंग एंड नंबर्स है, ये आजकल के इंजीनियर्स आर टेकिंग इट ऑन अ डिफरेंट लेवल। मतलब पहले इंजीनियर्स क्या होता था कि उनने इंजीनियरिंग करी, जॉब सीख करी, एंड नाउ दे आर इन समवेयर सेफ एंड वो चिल कर रहे हैं, मतलब दे आर डूइंग देयर जॉब एंड दे आर हैविंग अ गुड लाइफ। आजकल के इंजीनियर्स आर वेरी गुड एट रिस्क टेकिंग। आजकल के मेजॉरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आर इंजीनियर्स। तो डू यू थिंक दिस इज समवेयर अ चेंज इन करिकुलम या स्टूडेंट लेड सोसाइटीज का ग्रोथ जो है? बिल्कुल सही है। इट्स अ मल्टीपल वे आई कैन सी दिस, बिकॉज इन अवर टाइम्स देयर वर ओनली टू ऑप्शंस, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। और हमको ये बोला जाता था कि अगर आप आगे ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो आगे आपके पास ऑप्शंस और कम हो जाएंगे, अवसर कम मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो उस समय लोगों ने उसको फोर्स ही नहीं किया था। आज हम जिस स्टेज पर हैं, भारत में जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, जैसा इंडस्ट्रियल सिनारियो है और जैसा एजुकेशनल का इन्वायरमेंट है, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हमको जितना एक्सपोजर है, ग्लोबली कनेक्शन है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो अब अवसर की कमी नहीं है, अब कोई लिमिटेशन नहीं है, और एक व्यक्ति जो चाहे वो दुनिया में कर सकता है। तो इसलिए इंजीनियरिंग अप्रोच अगर है और उसके बाद फिर मल्टीपल ऑप्शन, कोई दूसरी फील्ड में जाता भी है या अपने कैरियर अडॉप्ट करता है, तो कोई उसमें मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई समस्या है, और अच्छे लोग कर पाते हैं, क्योंकि एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल जो एनालिसिस होता है या प्रॉब्लम, क्योंकि इंजीनियर बेसिकली इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्वर। जो मैं समझता हूँ कि इंजीनियर को शॉर्ट में बोलेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्वर, दैट्स इट। और वो अगर वो एनालिसिस है या स्किल आप में आ गया है, तो आप आगे किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। So entrepreneurship is basically that you identify a problem and you solve it. Entrepreneurship is about मुझे ऐसा लगता है कि ये वो है by which you can earn the money by providing what you have. कोई भी काम अगर ऐसा करना है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आपको खुद के लिए खुद का एक ऐसा आपका कोई प्रोडक्ट होगा या कोई आपकी ऐसी सर्विस होगी जिससे कि लोगों को फायदा मिलेगा और लोग उसके बदले आपको पैसा देने के लिए तैयार होंगे। मैं तो उसको उसी दृष्टि से देखता हूँ। सर, आप अपनी तरफ से ऑडियंस को कोई सी 2 या 3 क्वालिटीज आप बताना चाहेंगे जो उनको कॉलेज टाइम में ही डेवलप कर लेनी चाहिए ताकि उनका ग्रोथ इन फ्यूचर इज सस्टेन्ड? हाँ, बात तो सही है, और मुझे लगता है कि इसमें सबसे पहला जो है वो जो कुछ चीज़ें ऐसी जो करने वाली हैं और कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं करने वाली हैं, है ना। तो सबसे पहले ये कि ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। तो ये अगर क्लियर हो गया तो मुझे लगता है कि आपका बहुत सारा जो रास्ता है वो ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कि बहुत से लोग जो होते हैं मजबूरी में पढ़ाई करने के लिए आ जाते हैं, या कई बार लगता है ऑप्शन नहीं है इसलिए आ जाते हैं, या कई बार लगता है कि चलो डिग्री ले लेंगे कोई सी तो हम इंजीनियरिंग करने आ जाते हैं। कई बार पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। जिस दिन आप एडमिशन ले रहे हो उसके पहले ही ये पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। दूसरा, मैंने एडमिशन के समय बहुत बार देखा है ऐसा कि कई सालों से देखा है, जब प्लेसमेंट का काम करता था तब भी देखा है कि पेरेंट्स और बच्चों का सबका ये फोकस होता है कि हमारा प्लेसमेंट बहुत बढ़िया हो जाए, हमारा पैकेज बहुत बढ़िया हो जाए।
अब ये क्या है, एक बहुत बड़ी एक ऐसी विडंबना है या समस्या है जो कि मुझे लगता है कि एक उससे उससे बाहर निकलना पड़ेगा सभी को। अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, आप किसी के लायक बनेंगे या किसी को कुछ देने लायक बन जाएंगे, तो पैकेज अपने आप ही अच्छा मिल जाएगा, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने से पैकेज नहीं मिलेगा। कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी तो आप ही की है। वो अवसर तो है, हम वो अवसर प्रदान करते हैं बच्चों को, लेकिन अल्टीमेटली उसको उस अवसर को बनाना, उसको अपनी मेहनत से उस पर जॉब ले लेना, ये बच्चे की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा आवश्यक क्वालिटीज़ हैं बच्चों के लिए, वो ये है कि पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, मेहनत जो है उससे कभी उसको जी नहीं चुराना है, और अवसरों को, जो अवसर सामने आ रहे हैं, उन अवसरों का बहुत भरपूर फ़ायदा उठाना है। और इसमें क्लासरूम टीचिंग और कॉलेज में इन्वॉल्वमेंट जो बहुत ज़रूरी है। आपको क्लास में अवेलेबल होना है, क्लासरूम टीचिंग में इन्वॉल्व होना है, और साथ में जो कॉलेज की एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व होना है। तो वो अगर आपको एक सिस्टम पे वो भरोसा है और आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो मुझे लगता है कि आप चीज़ों को लेकर कर जाएंगे। बाकी सीखने के लिए नॉर्मस है, मैं कहूँगा कि भाषा पर कंट्रोल, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। रिटर्न स्किल तो है ही, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यू शुड एबल टू कम्युनिकेट योर आइडियाज, यू शुड एबल टू कंप्रहेंड योर थॉट्स, एंड यू शुड एबल टू कन्विंस अदर पीपल कि वो आप जो कहना चाह रहे हैं उन्हें समझ में आ जाए। इस तरीके से एक वो स्किल होना चाहिए। उसके लिए फिर लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आप जितना, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिखेंगे, और जितना अच्छा आप सुनेंगे उतना अच्छा आप बोलेंगे। तो यही है कि जो आपको अगर अच्छा लिखना है तो आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, और अच्छा पढ़ने के लिए किताबों तक जाना पड़ेगा, अच्छा पढ़ने के लिए बुक्स पर जाना पड़ेगा। वो यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे, वीडियोस पे नहीं मिलेगा। एक बात यह है। दूसरा है कि अगर अच्छा बोलना है तो उसके लिए फिर अच्छी चीज़ें सुननी पड़ेंगी, जो सुनेंगे वही बोलेंगे। तो ये स्किल भी बहुत होना ज़रूरी है। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों से, इंडस्ट्री के लोगों से, हमारे सोसाइटी में जो लोगों से, उनसे मिलना जुलना भी, उनसे इंटरेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि उनके बहुत सारे आइडियाज़ हमें मिल सके। तो ऐसे कुछ मुझे लगता है कि ऐसे स्किल्स जो हैं वो बच्चों में ज़रूरी होना चाहिए। इसके अलावा मैंने एक बहुत पहले अपने जब करियर शुरू कर रहा था, तो मुझे एक कहीं मैंने पढ़ा, और बहुत फिल्म की एक बड़ी नामचीन हस्ती है, उनका एक इंटरव्यू पढ़ा मैं, और उसकी एक लाइन थी, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में उतारा भी, कि या तो वो काम करो जो पसंद हो, या फिर जो काम करते हो उसे पसंद करो। कुल मिला के समरी है कि 100% देने की बात है कि या तो आप वो काम करें जो पसंद हो, तो जो काम आपको पसंद है वही करेंगे, तो उसमें आप 100% देंगे। अब मान लीजिए कि अवसर ऐसा नहीं है, ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जो काम आपके पास है या जो आप काम कर रहे हैं उसे पसंद करेंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको सक्सेस मिलेगी। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो सर खुद ही हैं। मैं खुद ही हूँ उसका एग्जांपल। सर had no choice but to pursue engineering and sir is right here in front of us as a director of IT. सर आपने अभी इस कॉन्वर्सेशन में आपने एक पॉइंट मेंशन करा था कि जो रील्स और शॉर्ट्स हैं, इन सब से आप कुछ बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे। तो डू यू थिंक कि सोशल मीडिया इज नेगेटिवली इम्पैक्टिंग a connection between entrepreneurs and the students themselves? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रील्स या यूट्यूब से आप बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे। मेरा कहना है कि जहाँ किताबों की आवश्यकता है पढ़ने की, वहाँ पर सोशल मीडिया में रील्स और शॉर्ट्स काम नहीं करेंगे। जी, मतलब ये है कि वो बुक्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आपकी जो टेक्स्ट बुक है, या आपकी रेफरेंस बुक है, या आपकी कोई भी दूसरी भी अच्छे ऑथर्स की किताबें हैं, वो चाहे वो सोसाइटी के ऊपर लिखी हुई हो, नॉवेल्स हैं, मोटिवेशनल है, कुछ भी है, जो एक लिटरेचर है ना, वो मे बी टेक्निकल भी हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है, और सोशल भी हो सकता है। उसको वो शॉर्ट्स या यूट्यूब वीडियोस उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, मेरा कहना है। तो सोशल मीडिया का अपना इम्पोर्टेंस है, अपना यूज है, वो तो जरूरी हिस्सा हो चुका जीवन का, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और उसको हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि उसको हम कैसे अच्छे से यूज करें, वो ज़्यादा एक समझदारी वाली बात है। अब ये है कि आपके इंटेंशन क्या है उसको यूज़ करने की, वो महत्वपूर्ण है। भाई मैं किस इंटेंशन से कोई चीज़ यूज़ करता हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा इंटेंशन
किसी को नुकसान पहुंचाना है या किसी को हार्म पहुंचाना है या सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा करना है तो अलग बात है। लेकिन अगर मेरा इंटेंशन जो है वो सोसाइटी को बेहतर बनाना है, लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना है और साथ में खुद का भी एक ग्रोथ करनी है, अगर वो मेरा इंटेंशन है तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर सोशल मीडिया से गुड थिंग। यस, इट्स अ बून एंड अ बैन, वो तो हर चीज का ही होता है। ठीक। सर अगर जैसे कोई स्टूडेंट है एंड उसमें एक स्पार्क आया है, ही हैज एन आइडिया, उसको वो आगे बढ़ाना है, तो आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे उसको कि वो उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाए, उसको सस्टेन करे और उससे कुछ एक्चुअली प्रॉफिटेबल एंड समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी बनाए? बिलीव करना पड़ेगा, अपने आइडिया पर बिलीव जरूर करो और उसको जो पूरा करने के लिए एफर्ट लगे वो करना है। डिस्करेज मत होना। लोग हो सकता है आपको बहुत सारे सजेशन दें और कोई हो सकता है आपको पीछे खींचने की कोशिश करे, या ये भी हो सकता है कि उसे आइडिया समझ में नहीं आया तो उसको वो डिस्कार्ड भी कर सकता है। बट मेरा कहना है कि अगर आपके पास वो है आइडिया और आप उस पर बिलीव करते हैं तो उस पर डटे रहिए और उस पर आगे बढ़िए। जैसे सर ने बोला कि हार्ड वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कनेक्शंस बिल्ड करना आना चाहिए एंड यू नीड टू नो व्हाट यू आर स्टार्टिंग फॉर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये सारी आई थिंक क्वालिटीज सर एक बच्चे में होनी चाहिए अगर उसको आइडिया सस्टेन करना है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन आज का जो सिनेरियो है ना उसमें अवसरों की कमी नहीं है और उसमें आपके पास बहुत सारी क्वालिटीज होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास जो टूल्स हैं वो बहुत सारी कमियों को दूर कर देते हैं। जैसे सोशल मीडिया ही ऐसा है जो अपने आप में आपको अगर प्रचार प्रसार करना है तो घर बैठे आप उसको कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो कंटेंट इज इम्पोर्टेंट। तो आपका खुद का जो है वो आइडिया कितनी दम है उसमें, और वही बात है कि मैंने कहा क्या पर्पस है उसका, किस पर्पस से आप उसको सोसाइटी में लेके जाना चाहते हैं। So with clear purpose and a clear intent, with hard working, a lot of determination, you can set to achieve your goal. Yes. Thank you, sir. That it was really insightful. I feel honored to talk to you and set. Thank you, Sheesh. And if आपकी इजाजत हो, and we can talk about campus. हाँ, sure. Yes, why not? So sir, campus की बात तो let's head to the campus and talk about campus. Yes. चलिए चलते हैं। With a change of space comes new energy. So let's dive into some more topics. Sir, जैसे अभी हमने entrepreneurship के बारे में ऑलरेडी बात करी है, कैसे स्टूडेंट्स का माइंडसेट बदल रहा है, तो उसी पे कंटिन्यू करते हुए जैसे हमें पता है कि आजकल ऑलमोस्ट हर कॉलेज में entrepreneurship सेल्स होते हैं, जैसे IET में भी ई सेल है विच इज सेंट्रल इंडियाज लार्जेस्ट entrepreneurship सेल। तो सर ये काफी वर्कशॉप्स कराते हैं, कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, इवेंट्स कराते हैं टू प्रमोट लीडरशिप, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो सर आपका इस पे क्या टेक है, मतलब क्या इससे स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ डेफिनेटली, जो स्टूडेंट मैंने कहा ना कि जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, मेरा मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप आप पैदा नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योरशिप आप फिनिश कर सकते हैं। अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है तो आप उसको अवसर देकर, उसको लोगों से मेंटरशिप करके, उसको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देकर उसको आप फिनिश कर सकते हैं, उसको और आगे बढ़ने के लिए मौका दे सकते हैं। तो डेफिनेटली ई सेल जो है वही काम कर रही है और मुझे बहुत खुशी की बात है कि हमारे संस्थान में ऐसी ई सेल बनी हुई है जो इतने सालों से लगातार अपना कुछ ना कुछ आउटपुट दे रही है। थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट। सर ऑल्सो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स या फेस्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, तो क्या इससे भी उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली पूरा जो लर्निंग हमारे कहना चाहिए कि जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उसके थ्रू ही होती है। जैसे आप देखो कि इंजीनियरिंग में लैब होती है, तो इंजीनियरिंग में लैब क्यों होती है? लैब का पर्पस ये कि जब हैंड से कुछ काम करते हैं, हाथों से कुछ काम कर रहे होते हैं, तो वो हमारे नॉलेज को और एनहेंस करती है और हमारे स्किल्स को डेवलप करती है। तो यही जो एक्टिविटीज़ की जब बात करते हैं, कल्चरल एक्टिविटी है या को करिकुलर एक्टिविटी है, तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें फील्ड में सीखते हैं, ऑन फील्ड सीखते हैं, जो क्लासरूम में वो नहीं सीख सकते, तो वो होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सर जैसे अभी हमने पर्सनल स्टूडेंट डेवलपमेंट में बात करी कि स्टूडेंट्स क्लब्स में होते हैं या किसी को करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, पर कैंपस का कल्चर सीनियर जूनियर बॉन्डिंग से भी डिफाइन होता है। तो सर आपका उस पर क्या टेक है, मतलब क्या वो इफेक्ट करता है एक सपोर्टिव इकोसिस्टम को? बिल्कुल करता है, और जूनियर सीनियर में एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए और उसमें हम कभी इंटरफेयर करना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चों में ऑर्गेनिक वो या नेचुरल ग्रोथ हो, नेचुरल उस टाइप की बॉन्डिंग पैदा होना चाहिए अपने जूनियर्स और सीनियर्स में। और इसके लिए चूँकि बहुत बार ये अलग शेप ले लेती है और बहुत बार इसमें जब हम अथॉरिटी हो जाते हैं या हम बहुत बार डिमांडिंग हो जाते हैं, तो एक बहुत अलग हम दूसरे के पर्सनल स्पेस को अफेक्ट करते हैं।
जो कि नहीं होना चाहिए। तो जूनियर सीनियर की रिलेशनशिप में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक दूसरे का सम्मान बना रहना चाहिए। तो जो सम्मान सीनियर एक्सपेक्ट कर रहा है उसको वैसे ही सम्मान जूनियर को भी देना पड़ेगा। जब वो दोनों के बीच में वैसी रिलेशनशिप डेवलप होगी तो बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग बनेगी और आगे लाइफ लॉन्ग वो काम आएगी। लेकिन जब हम अथॉरिटी हो जाते हैं या ये अपने बॉसिंग करने लगते हैं, वहाँ चीज़ बिगड़ जाती है। हाँ, तो जैसे आपने बोला कि रिस्पेक्ट इज द कोर ऑफ दिस Yes. रिलेशनशिप, पर कभी कभी ये डिस्टॉर्ट हो जाता है। है। तो सर अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशंस कैसे हैंडल कर सकते हैं? बच्चों को हैंडल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स हैं। डेफिनेटली उनके मेंटर्स हैं, टीचर्स जो मेंटरिंग करते हैं वो उनके पास हैं, जो उनसे बात कर सकते हैं। उनके क्लास टीचर्स होते हैं जिनसे वो बात कर सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बड़ी हो रही है तो वो शिकायत भी कर सकते हैं इन टर्म ऑफ कंप्लेंट। दैट मैकेनिज्म इज़ अवेलेबल। लेकिन मुझे लगता है कि साथ में बच्चे अगर वो कितना उस चीज़ को नेचुरल ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ये होता है कि बच्चा बहुत ओवर सेंसिटिव होता है या बहुत ओवर प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट से आया हुआ होता है, तो वो नॉर्मल चीज़ को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेता है। ये समस्या भी होती है। तो एक ये हम सबको मिलकर इसको समझने की बात है। हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चे की गलती है, वो उस इन्वायरमेंट से आया हुआ है जिसमें कि उस चीज़ों को वो अलग ढंग से सेंस कर रहा है। तो उसमें भी मेंटर्स होते हैं, हमारे पास टीचर्स हैं आपके जिनसे वो बात कर सकता है और उसको हैंडल कर सकता है। हाँ सर, मतलब जैसे आपने बताया कि एक सपोर्टिव इकोसिस्टम हमारा कॉलेज भी ऑफर करता है। अगर हाँ, उनको ऐसे होता है डेफिनेटली। व्हेन दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, दे कैन कम टू यू। यस। तो सर इससे और आगे बढ़ते हुए, जैसे अभी हमने फ्रेशर्स की बात करी, तो फ्रेशर्स शुरू से परेशान होते हैं कि हमें कैसे रोड मैप करना चाहिए हमारी जर्नी को, कॉलेज में कैसे प्रोसीड करें कि ताकि उन्हें आगे ऐसे दिक्कत ना है। तो फिर आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं उन्हें ये कहूँगा कि बगैर घबराए अपना कॉलेज में टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करें, पहला। दूसरा ये कि जो फ्रीडम उन्हें मिली है स्कूल की तुलना में, जो फ्रीडम ज़्यादा यहाँ पर मिली है उसको ठीक ढंग से हैंडल करने की ज़रूरत है। आप अगर उस फ्रीडम का मिसयूज़ करेंगे या उसको अपने और ऐसे आपके हैबिट्स में, ख़राब हैबिट्स में लगाएंगे तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो पहले तो है कि उस फ्रीडम को बहुत ठीक ढंग से संभालने की ज़रूरत है। दूसरा कि कॉलेज में टाइम निकालने की ज़रूरत है कि आप कॉलेज में टाइम बिताएंगे तो आपको चीज़ें मालूम पड़ेंगी और जितना आप अपने सीनियर के साथ कनेक्ट होंगे, मुझे लगता है कि वो आपके पास सिस्टम की इन्फॉर्मेशन अपने आप आना शुरू हो जाएगी। हाँ, जैसे सीनियर्स ही जूनियर्स के पहले मेंटर्स पहले मेंटर होते हैं। सर जैसे अभी हमने बाकी सारी चीज़ों की बात करी, अब स्टूडेंट्स काफ़ी कंसर्न रहते हैं एक और चीज़ को लेके, जो है प्लेसमेंट्स, जो वन ऑफ द मोस्ट टर्निंग पॉइंट्स ऑफ देयर कॉलेज लाइफ होता है। तो सर आप क्या बता पाएंगे कि ऐसी कौन सी स्किल्स है जो उन्हें स्टार्टिंग से डेवलप करनी चाहिए ताकि उन्हें प्लेसमेंट्स में बाद में दिक्कत ना आए? मुझे लगता है कि प्लेसमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नेचुरल रहना। आप जो हैं और जो आप में क्वालिटीज़ हैं, अगर उसको आप डेवलप करते हैं तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा और अच्छी जगह पर होगा। तो क्योंकि जो नेचुरल रहेंगे तभी आप उसको, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर काम कर पाएंगे और जो कमियां उसको दूर कर पाएंगे। तो ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें क्या, मेरे पास क्या कमियां हैं जो मुझे नहीं है, मुझ में नहीं है, और अगर हम उसको अगर दूर कर सकते हैं तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ रहकर आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा है। तो प्लेसमेंट में नकल करने के बजाय या कंपटीशन इस सेंस में करने के बजाय कि उसका उस कंपनी में जॉब है, मेरा इस कंपनी में जॉब है, उसके बजाय ये महत्वपूर्ण है कि आप नेचुरल रह के अपने आप को पहचानो और अपनी स्ट्रेंथ पर काम करो, तो ज़्यादा वो इफेक्टिव होगा। यस सर, सो आई होप सब लोगों ने नोट्स लिए होंगे इन सब टॉपिक्स के, आपने इतनी सारी इंसाइट्स बताई। सर अब हमने प्रेजेंट की काफ़ी बात करी, अब हम जानना चाहेंगे अबाउट फ्यूचर ऑफ आईईटी कि आप आईईटी को आने वाले कुछ सालों में कैसे देखते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चर? देखिए, मुझे लगता है कि हमेशा गुंजाइश होती है सुधार की, और हर इंस्टीट्यूशन में सुधार की गुंजाइश होती है और इम्प्रूवमेंट की है और ग्रोथ की गुंजाइश होती है। कभी भी हम अपने लेवल से सेटिस्फाई होंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो जब मैं बात करता हूँ अगर प्लेसमेंट की, तो मुझे लगता है कि हमारा प्लेसमेंट उस लेवल पर जाना चाहिए कि जहाँ हमारा एवरेज पैकेज जो है वो 10 से 12 लाख रुपए हो पर एनम, ताकि हम एक अलग लीग में आ जाएं। जैसा प्लेसमेंट का जो सिनारियो एनआईटीज़ में है या आईआईटीज़ के लेवल पर जा रहा है, हमको जाने के लिए मेहनत करनी है, और उस लेवल पर जाने के लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ेगी और हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे शिक्षक साथियों को भी करनी पड़ेगी। उसके लिए हम तैयार हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक तो वो माहौल बनना चाहिए, एक बात ये। दूसरा है कि मुझे लगता है कि हर कॉलेज के हर बच्चे को, हर व्यक्ति को बिलोंगिंगनेस बढ़ानी है।
बिलोंगिंगनेस पर काम करना है। ये मेरी संस्था है और मैं जो भी काम कर रहा हूँ मेरी संस्था के हित के लिए करूँगा, ये मन में भाव आना चाहिए। और वो जब हम करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि हम कलेक्टिव एनर्जी से काम करेंगे तो उसका एनवायरनमेंट चेंज होगा। टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो हम सिलेबस अपग्रेडेशन की प्रोसेस तो लगातार चली रही है, अपग्रेड करते हैं सिलेबस को। उसके अलावा लैब्स को और इम्प्रूव करना है। नए इक्विपमेंट हम खरीद रहे हैं, जल्दी कुछ महीनों में नए इक्विपमेंट आने वाले हैं लैब्स में, वो काम हम कर ही रहे हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिससे हम कभी ये नहीं हो सकता कि अब ये कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होगा। उसको लगातार करते रहना होगा और मतलब हमको बेहतर बनना है, ये भाव रखना है और उसमें काम करना है। मतलब ये हम नहीं सोच सकते कि हम अब अच्छे हो गए तो हम अब हाथ बन के बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। कीप इम्प्रूविंग। यस, कीप इम्प्रूविंग। हाँ, तो सर जैसे आपने बोला कि करिकुलम में चेंज आएगा, टीचिंग के पैटर्न में भी चेंज आ सकता है। तो सर जैसे कुछ जगहों पे टीचिंग कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होती है, थ्योरी नहीं होती है, तो क्या हमारे यहाँ ऐसा कुछ आ सकता है? देखिए, बात फिर वही है कि ये अगेन एक टीचर का एक विषय होगा। मैं कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि टीचर इज द बेस्ट जज टू हाउ ही विल और ही और शी विल डिलीवर द सब्जेक्ट टू द क्लास एंड हाउ द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड एंड लर्न इट। उसमें इंटरफेयर करना ठीक नहीं होगा। हम एक स्टैंडर्ड एक मॉडल तो देते हैं जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है वो बच्चे का सिलेबस का पार्ट होता है। अब टीचर अपने खुद के स्टाइल से बच्चे को सिखाएगा वो, और बच्चा उसको लर्न करेगा। क्या होता है कि चूंकि 60 की बैच में सब एक जैसे बच्चे नहीं होते, और कुछ मैंने बहुत बार महसूस किया है कि जो चीज़ आपको पसंद आ रही है वो किसी और बच्चे को पसंद नहीं आती, ऐसा भी होता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरीवन। तो हम फिर मीडियम पाथ निकालते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल को जो चीज़ पसंद हो वो उस पर काम करा जाए। तो इस ढंग से काम होता है ये। तो कई बार बच्चा थ्योरी पसंद करता ज़्यादा, कोई लैब ज़्यादा पसंद करता, उल्टा भी होता है। तो इस पर हम ये कहेंगे कि हमारा जो टीचिंग पैटर्न या पेडागॉजी है वो वही रहेगी जो हमारे नॉर्म्स में होती है, लेकिन डिलीवरी पार्ट पर टीचर को पूरी फ्रीडम होती है कि वो किस तरीके से अपनी बात बच्चे को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, तो मतलब स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेसर यस पढ़ा रहे हैं। सर ऑल्सो कुछ इंस्टीट्यूट्स में परसेंटाइल बेस्ड सिस्टम ग्रेडिंग होती है, और जैसे हमारे यहाँ परसेंटेज है बट कुछ जगह परसेंटाइल होती है, तो क्या हम उस तरफ भी जा सकते हैं या फिर हम परसेंटेज ग्रेडिंग को ही अपनाएंगे? ऐसा कोई हमारा कोई इसमें वैसा स्पेसिफिक कंसर्न नहीं है। इसको डिस्कशन करेंगे, डिबेट करते हैं, टीचर से बात करेंगे, बच्चों से व्यू लेते हैं, देखें क्या होता है। मतलब अगर ऐसा लगेगा कि इसकी आवश्यकता ज़्यादा है तो हम उस पर भी जा सकते हैं। सर स्टूडेंट्स का एक और ये भी रहता है कि सर हमारा सीजीपीए कितना सर्टन होना चाहिए कि हमें प्लेसमेंट्स में आगे दिक्कत ना आए, मतलब एक उन्हें नंबर चाहिए। इसमें मेरा कहना है बहुत सिंपल है कि नंबर इतने भी कम नहीं हो कि शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाओ, और इतने ज़्यादा भी नहीं हो कि इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाओ। इतने तो होने चाहिए कि भाई आप जब स्क्रीनिंग में आपको कंपनी बुला ले कम से कम कि चलो ठीक है आप उससे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इतने कम भी नहीं होना चाहिए, और इतने ज़्यादा हो गए कि एक्सपेक्टेशन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा होगी तो वो भी ठीक नहीं है। मतलब बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में सब कुछ और भी तो चाहिए ना। थाली में एक ही चीज़ नहीं होती, सारी वैरायटी होती है। तो ऐसे ही आपके खुद के करियर में, आपकी खुद की लाइफ में भी सब चीज़ें होना चाहिए, ऑलराउंड होना चाहिए। और इंजीनियर्स तो होते ही उसके लिए। जी सर, अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट को और देखें, जैसे हमने ऑलरेडी बात करी, तो सर ऐसा एक कौन सा कल्चर आप चाहेंगे जो कि आईईटी में होना चाहिए? आईईटी में मैं जो सबसे ज़्यादा चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ और जो मुझे लगता होना चाहिए वो बिलोंगिंगनेस। क्लास के लिए, टीचर के लिए, संस्था के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के नाम के लिए, अपने इंस्टीट्यूट की हर कण के लिए एक बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं, बच्चे टिफ़िन खाते हैं, तो टिफ़िन खाने के बाद वो टिफ़िन खा के उठ जाते हैं, वो टेबल साफ़ नहीं करते। तो ये मैं कम से कम वहाँ पर ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप क्लास में टिफ़िन खाते हैं तो टेबल आप पहुँच तो सकते हैं। दूसरी क्लास आके बैठेगी, कम से कम उसको वो टेबल साफ़ सुथरी मिलेगी। ये एक कंसर्न है छोटा, वो बात छोटी सी है लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। वो कंसर्न देखना चाहिए। कचरा कहाँ फेंक रहे हैं वो कंसर्न देखना चाहिए। इंदौर जबकि सबसे साफ शहर है, फिर भी आईटी में बहुत बार बच्चे जो होते हैं वो कचरा यहाँ फेंक देते हैं, वो कंसर्न नहीं दिखता, वो कंसर्न दिखना चाहिए। मतलब कम्युनिटी की तरह ऑपरेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, और अपनी संस्था है, ये संस्था मेरी है, भाव में आना चाहिए। ठीक है सर। हमने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, थैंक यू, आपने
जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच सर। तो हम अब इसको खत्म करना चाहेंगे। आई होप ये ऑडियंस के लिए एक डायरेक्शन बन के रहेगी। एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कॉन्वर्सेशंस एंड स्टोरीज दैट इंस्पायर ओनली ऑन द एग्जीक्यूशन रूम। आइडियाज डोंट विन बट एग्जीक्यूशन डज। एक्सक्लूसिवली ब्रॉट टू यू बाय ECEL IET DAVV। सर जो कॉलेज हॉस्टल्स हैं उसमें जो लिविंग स्टैंडर्ड से बच्चों के बार बार उस पर क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। 2026 में क्या सर हम आंख देख सकते हैं फिर से?